अब 2024 को देखते हुए अब सभी मुख्य राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतरने के मकसद से विपक्षी दल महागठबंधन बनाने में लगे हुए हैं, तो एनडीए का भी कुनबा बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच मंगलवार का दिन देश की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाला है। और इस दिन दिल्ली में जहां एनडीए की बैठक बुलाई गई है, तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की भी दूसरी बैठक होने वाली है। विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए बेंगलुरु में चल रही बैठक के जवाब में एनडीए की मंगलवार को अहम बैठक होगी। इस बैठक में विपक्ष के 26 दलों के जवाब में एनडीए के 38 सहयोगी शामिल हो सकते हैं। बात विपक्षी एकता की करें तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे विपक्षी दलों की बेंगलुरु में अहम बैठक हो रही है, जिसमें 26 राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में एनडीए की बैठक को सत्ता पक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा गठबंधन सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। जहां तक यूपीए की बात है तो ये भानुमति का कुनबा है। इसके पास ना तो नेता है, ना नीति, ना ही नीयत और ना ही फैसला लेने की ताकत। ये घोटालेबाजों का टोला है। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है। और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की मीटिंग के एजेंडे में 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता, दूसरा सीट शेयरिंग और तीसरा यूपीए का नया नाम। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी की स्ट्रेटजी और उसके काउंटर प्लान पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे अखिलेश यादव ने बड़ा दावा भी किया है। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। लेकिन विपक्षी एकता की राह में एक बड़ा रोड़ा है महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति। विपक्ष एकता के एक बड़े सूत्रधार और दिग्गज नेता शरद पवार को मनाने के लिए भतीजे अजीत पवार ने पूरा जोर लगा दिया है। अजीत पवार और अन्य बागी नेताओं ने सोमवार शरद पवार से फिर मुलाकात की थी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया है कि इस मुलाकात में शरद पवार से एनसीपी को एकजुट रखने के लिए साथ देने का अनुरोध किया गया है। जो भी विधायक यहाँ मुंबई पहुंचे थे, उनको यहाँ पर उनके साथ माननीय अजीत पवार साहब और मैं और सुनील तटकरे जी पहुंचे। हमें मालूम पड़ा कि पवार साहब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जवान सेंटर में हमेशा की तरह वो आते ही हैं। तो हमने विधानसभा से सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पर पहुंचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो, यही विनंती करके हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। अजीत पवार भी मंगलवार को एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही चिराग पासवान सहित कई और दल भी एनडीए के साथ नजर आ सकते हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अपने घटक दलों की बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार के सांसद चिराग पासवान ने आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जिसे लेकर जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि श्री चिराग पासवान जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं।
राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 25 आरपीएस के तबादले कर दिए गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो कुल मिलाकर 25 ये गृह विभाग में जो आदेश जारी हुए हैं उनमें आरपीएस के तबादले किए गए हैं और ये लिस्ट भी बाकायदा सामने आ चुकी है। आपको बताना चाहेंगे हरि प्रसाद सोमानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण बनाए गए हैं। रघुवीर सैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिस्कॉम जयपुर। प्रवीण कुमार जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी कोटा। श्रीमन लाल मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी जोन कोटा शहर। नीरज पाठक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाइसेंस। देखिए आपके सामने ये ग्राफिक्स भी चल रहा है। नीरज पाठक को एडिशनल डीसीपी लाइसेंसिंग जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब उसके अलावा आगे बताते हैं आपको, सरिता सिंह को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दक्षिण मुख्यालय। आलोक कुमार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य विशेष शाखा जयपुर। नरेंद्र प्रताप सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस अजमेर की जिम्मेदारी मिली है। महेंद्र कुमार पारी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस उदयपुर की जिम्मेदारी मिली है। ये नाम तो आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। इसके अलावा हम बात की नाम जो हैं वो भी आपको बताते चलते हैं। शंभू सिंह को डिप्टी कमांडेंट आरएसी जोधपुर की जिम्मेदारी मिली है। महेंद्र कुमार पारेख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एटीएस उदयपुर। मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद पाकिस्तानी महिला अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत आ गई। सबने देखा। अब एक तरफ जहां उनकी लव स्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान तक में चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक भी जताया जा रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से यहां आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी ली है। सीमा हैदर की अभी तक की जांच में सामने आए फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाएगा और फिर एटीएस नए सिरे से इसकी जांच करेगी। इसके लिए सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता से नोएडा यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 94 के पुलिस कमांड रूम में एटीएस पूछताछ कर रही है। तो केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू होने के बाद नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है और एटीएस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया है, इसकी भी जांच हो रही है। सीमा सचिन के संपर्क में कब से थी, दोनों के बीच किन किन मोबाइल नंबरों से बातचीत होती थी, इसकी भी जांच अब रडार में है। बिना किसी मदद के सीमा हैदर के दुबई होकर नेपाल आने पर आसानी से बाहर से प्रवेश करने की थ्योरी गले नहीं उतर रही है। पूरी रिपोर्ट देख लीजिए आप। खुश हूँ और अल्लाह और भगवान करे कि हमेशा खुश रहे। बहुत खर्चा करा और बहुत दिक्कतें आई। बच्चे बेचारे उल्टियाँ और बीमार से भी हो गए यहाँ तक पहुँचने में। गाड़ी, जहाज, दूसरा जहाज, फिर बस। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे वहाँ, कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें, मैं नहीं जाऊँ। प्यार की पींगे बढ़ाते हुए सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से भारत चली आई। सीमा हैदर का कहा एक एक शब्द कितना सच है, सीमा हैदर की बातों में कितनी हकीकत है और कितना फरेब। सीमा हैदर प्यार की दीवानी है या कोई पाकिस्तानी मोहरा? क्या सीमा हैदर पूरे भारत की जनता को बरगला रही है? क्या सीमा हैदर जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रही है? ये सारे सवाल जांच एजेंसियों के दिमाग में खटक रहे हैं। इसीलिए अब यूपी पुलिस ने सीमा हैदर को कानूनी शिकंजे में कैद करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू होने के बाद नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि सीमा सबूतों को प्रभावित कर सकती है या फिर फरार हो सकती है। पुलिस ने कानूनी सलाह लेने के बाद जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका देने की पूरी तैयारी कर ली है। सीमा हैदर पर कानूनी शिकंजा कसते ही सचिन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने सीमा की कुंडली खंगालने में यूपी एटीएस से तकनीकी मदद मांगी है।
दरअसल सीमा हैदर का दावा है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। सीमा का ये दावा भारतीय जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है जितना कि सीमा हैदर बता रही है। इसीलिए अब पुलिस उसके बयान की जांच करने में जुट गई है। यूपी एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सीमा के पाकिस्तान से यूपी आने और उसके मददगारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। यूपी एटीएस के पास सीमा हैदर से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके सही जवाब तलाशे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, सचिन मीणा के संपर्क में कब से थी सीमा? सवाल नंबर 2, सीमा सचिन के बीच किन नंबरों पर होती थी बातचीत? सवाल नंबर 3, सीमा सचिन के बीच किन माध्यमों से होती थी बातचीत? सवाल नंबर 4, भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, किसकी मदद से कराची से भारत पहुंची सीमा हैदर? सवाल नंबर 6, पाकिस्तान में सीमा का पुराना मोबाइल नंबर क्या था? सवाल नंबर 7, सीमा हैदर का बैकग्राउंड क्या है? सवाल नंबर 8, सीमा हैदर के परिवार में कौन कौन है? यही नहीं, भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया है, इसकी भी जांच हो रही है। यही नहीं, सीमा और सचिन कब से एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीच बातचीत कब से शुरू हुई और किन नंबरों पर किस माध्यम से दोनों एक दूसरे से बात। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।